वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज अकाउंटिंग कि लीज के केस में अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। तो हमने कहा कि लीज दो तरह की होती थी, फर्स्ट ऑपरेटिंग लीज एंड सेकंड फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज वो वाली लीज होती है जो फाइनेंस लीज नहीं होती है। फाइनेंस लीज वो होती है जिसमें हमें फाइनेंस लीज के इंडिकेटर्स मिलते हैं। हमें 5 इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने कहा कि फाइनेंस लीज में लेसी को डीम्ड ऑनर माना जाता है, तो असेट को लेसी की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी अकाउंटिंग लेसी की बुक में भी की जाएगी, लेसर की बुक में भी की जाएगी। लेसी के यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे और लेसर के यहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे। लेसी कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? लेसी रिकॉर्ड करेगा फेयर वैल्यू एट द रेट ऑफ इंसेप्शन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, दोनों में से जो भी कम हो। लेसर किस पे रिकॉर्ड करेगा? लेसर नेट इन्वेस्टमेंट पे रिकॉर्ड करेगा। तो उसके लिए हमने उसके सारे कॉन्सेप्ट देखे। एक ही क्वेश्चन को हमने लेसी की बुक में भी किया और उसी क्वेश्चन का ट्रीटमेंट हमने लेसर की बुक में भी किया। यहां तक वो फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट था। क्या उसमें कोई आपको दिक्कत है? नहीं। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में हमने कहा साहब ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती है जो फाइनेंस लीज नहीं होती है, मतलब उसमें कोई रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होता। ऑपरेटिंग लीज सेम एग्जैक्टली रेंट के जैसी ही होती है, मतलब उसमें असेट का ऑनर कौन रहेगा? उसमें असेट का ऑनर लेसर ही रहेगा, मतलब लेसर जो एक्चुअल ऑनर है वही ऑनर रहेगा। अब ऑनर अगर वही है तो डेप्रिसिएशन भी उसके यहाँ पे लगेगा, तो कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल क्या होगा, जैसे आप कोई एसेट रेंट पे लाते हैं, आप उसे काम में लेते हैं और असेट भी वापस दे के आ जाते हैं और उसका रेंट भी दे के आ जाते हैं। तो लेसी के लिए रेंट का खर्चा होगा, लेसर के लिए रेंट की इनकम होगी। बाकी आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल दो एंट्री। सिंपली आप रेंट की एंट्री क्या करते हैं? आप रेंट की एंट्री करते हैं साहब, जिसको रेंट देते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर आप करते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो बस इतना ही काम यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है। लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू कैश और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। क्लियर? फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अमित परचेज्ड ए कंप्यूटर फॉर 44,000। अमित ने एक कंप्यूटर परचेज किया 44,000 में एंड लीज्ड आउट इट टू सुमित फॉर 4 years। सुमित को 4 साल के लिए इन्होंने क्या दे दिया? लीज पे दे दिया। आफ्टर द लीज पीरियड द कंप्यूटर वाज एस्टिमेटेड टू बी ₹3,000। जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो कंप्यूटर की एस्टिमेटेड वैल्यू 3 लाख रुपए रहेगी, which he realized after selling it into the second hand market। जिसको ये सेकेंड हैंड मार्केट में बेच के पैसा रियलाइज कर रहा है। पैसा रियलाइज कौन कर रहा है? अमित रियलाइज कर रहा है। अमित रियलाइज कर रहा है मतलब असेट का ओनर कौन है? अमित है। फिर बोलता है लीज अमाउंट पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। लीज का जो अमाउंट है वो हर साल के बिगिनिंग में पे किया जाएगा। 22,000 फर्स्ट ईयर में, 13,640 सेकेंड ईयर में, 6,820 थर्ड ईयर में और 3,410 फोर्थ ईयर में। डेप्रीसिएशन वॉज चार्ज्ड एट ₹40% पर एनम। डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा 40% की रेट से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ अमित एंड सुमित। आपको अमित और सुमित दोनों की बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है। चलिए साहब स्टार्ट करें। सिंपली
ऑपरेटिंग लीज एक जने के लिए इनकम होगा, दूसरे के लिए एक्सपेंस होगा। अमित और सुमित, ये कहता है साहब अमित ने एक कंप्यूटर परचेज किया, तो अमित एंट्री करेगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 44,000। इस बात से इसे कोई लेना देना नहीं है। इस कंप्यूटर को उसने सुमित को लीज पे दे दिया, तो भाई कंप्यूटर को सुमित को लीज पे दे दिया, ऑपरेटिंग लीज है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कंप्यूटर का ऑनर अमित नहीं रहा। कंप्यूटर का ऑनर अभी भी कौन है? कंप्यूटर का ऑनर अभी भी अमित ही है, तो लीज पे देने की कोई एंट्री नहीं होगी। फिर बात आती है कि साहब उसे सुमित से क्या मिलेगा? उसे सुमित से मिलेगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब एक बार तो लीज पे देते ही मिल जाएगा हर साल के बिगिनिंग में। लीज रेंटल मिलेगा 22,000 का, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। कितने रुपए का लीज रेंटल मिल जाएगा? 22,000। इसके यहां पे ये लीज रेंटल पे करेगा, तो ये एंट्री करेगा साहब लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके लिए लीज रेंटल क्या है? इसके लिए लीज रेंटल एक एक्सपेंस है, तो ये इसे ट्रांसफर कर देगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। ये लो साहब, इसका काम खत्म। इसने एक असेट लीज पे ले रखी है, उसने लीज रेंटल पे किया और लीज रेंटल को पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, खर्चा मान लिया, खत्म। इसके यहां पे ये लीज रेंटल इसके लिए क्या होगा? इसके लिए साहब ये लीज रेंटल इनकम होगा, तो ये एंट्री करेगा लीज रेंटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये लो साहब, अब इसको असेट पे डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि असेट तो इसी की है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। कितना डेप्रिसिएशन लगा रहा है साहब? 40% डेप्रिसिएशन लगा रहा है, तो 44,000 का 40%, 44,000 का 40%, 17,600। एंट्री नंबर 5 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो देखो अगर कॉन्सेप्चुअली समझते हैं तो लीज से रिलेटेड एंट्रीज के यहां भी केवल दो ही है। बैंक में रेंटल का पैसा आया और उसने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, ये एंट्री तीनों तो उसे तब भी करनी थी जब ये लीज पे नहीं देता। अगर ये ऑपरेटिंग लीज पे नहीं देता तो भी इसे परचेज करने की एंट्री करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ती है, पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो लीज से रिलेटेड एंट्री अब हर साल ये एंट्रियां होती जाएगी सेम, केवल अमाउंट चेंज होता जाएगा, एंट्रियां वही होंगी। डन। तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग लीज, ईयर आफ्टर ईयर। तो ऑपरेटिंग लीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑपरेटिंग लीज सिंपली रेंट के जैसी ही होती है। ओके, बस रेंट में जो अमाउंट होता है उसे रेंट का अमाउंट कहते हैं, यहाँ पे लीज रेंट का अमाउंट कह देते हैं। हाँ भाई, क्लियर है?
चलिए अब बात करते हैं आगे। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है, जब अपन इंटर तक पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में हमारे आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमसे बहुत डिटेल में पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आने के भी इसके बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट है साहब सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक सर मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि मेरे पास एक असेट है, मेरे पास एक असेट है। मान लीजिए साहब मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने वो गाड़ी पहले तो आपको सेल कर दी। मैंने कहा आप मेरे से मेरी गाड़ी खरीद लो, आपने खरीद ली, और फिर मैं कहता हूं अब मुझे लीज पे दे दो, अब मुझे लीज पे वापस दे दो। मतलब क्या हुआ? मतलब मेरे पास एक 20 लाख रुपए की गाड़ी है, मैंने आपको 20 लाख रुपए में वो गाड़ी सेल कर दी, आपसे पैसा ले लिया, और अब कहता हूं ये गाड़ी मुझे वापस दे दो लीज पे, और हर महीने मेरे से किराया ले लो। क्या ऐसा ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन लगता है? नहीं लगता। प्रियंका कह रही है नहीं, बाकी लोग? ये जेन्युइन हो सकता है बेटा, ये जेन्युइन हो सकता है। कब तक? फंड्स की रिक्वायरमेंट हो। अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो ये जेन्युइन हो सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं साहब मुझे पैसा चाहिए था, तो मैंने 20 लाख रुपए में आपको अपनी गाड़ी सेल कर दी। चलो गाड़ी की जगह मशीन मान लेते हैं, मेरी फैक्ट्री की एक मशीन थी, वो मशीन मैंने आपको दे दी और मुझे पैसे की जरूरत थी, फिर मैंने आपसे वापस, मुझे मेरा काम भी चलाना है, तो मैंने आपसे वो वापस किराए पे ले ली। ठीक है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन इनजेन्युइन भी तो हो सकता है। ये तो बात हुई 20 लाख रुपए की कि असेट की वैल्यू है 20 लाख और आपने उसे बेचा है 20 लाख में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहते हैं कि असेट की वैल्यू तो है 20 लाख, आपने उसे सेल कर दिया 1 करोड़ में और फिर उसे वापस लीज पे ले लिया। मतलब आपकी एसेट पहले भी आपके पास थी, आपकी एसेट अभी भी आपके पास है। आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की एसेट को 1 करोड़ में सेल किया, मतलब आपने अपने यहां पे 80 लाख का एक प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, और अब आप जो 1 करोड़ में खरीदेगा वो आपको लीज पे देगा, तो अब आप उसे क्या पे कर रहे हो? अब आप उसे रेंट पे कर रहे हो, और रेंट को अपने यहां पे क्या दिखा रहे हो? रेंट को अपने यहां पे एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो हर साल। तो क्या ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है? क्या ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है? नहीं है, दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये सेल प्राइस दिखाया है 1 करोड़ रुपए, इससे आपने जो 80 लाख रुपए का प्रॉफिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है वो प्रॉफिट सही नहीं है। दूसरा, आपको वापस लेते वक्त ये भी देखना पड़ेगा कि आपने असेट को फाइनेंस लीज पे वापस लिया है या ऑपरेटिंग लीज पे वापस लिया है। अगर आपने फाइनेंस लीज पे वापस लिए तब तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? एक बात बताओ, जब असेट आपके पास थी तब असेट पे डेप्रिसिएशन कौन लगाता था? आप ही लगाते थे। कितने रुपए? आपकी बुक में उस असेट की वैल्यू थी 20 लाख, तो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 20 लाख पे। मान लो उसकी लाइफ बाकी है 10 ईयर्स, तो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आपने क्या किया? उस असेट को सेल कर दिया 1 करोड़ रुपए, फिर असेट को लीज पे ले लिया। कौन सी लीज पे लिया? फाइनेंस लीज पे। तो असेट की वैल्यू कितनी हो गई साहब? असेट की वैल्यू तो हो गई 1 करोड़, क्योंकि जिसने आपसे खरीदा है उसने 1 करोड़ में खरीदा है,
तो उसने तो 1 करोड़ ही वैल्यू लिखेगा, वो तो उसने अपने जेब से 1 करोड़ रुपए दिए हैं। अब 1 करोड़ रुपए पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10 साल, 10 लाख रुपए। इसका मतलब आपने पहले तो 80 लाख रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया करंट ईयर में, और अब से आप हर साल 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब आप हर साल 8 लाख रुपीस का ज्यादा खर्चा चार्ज करेंगे। मतलब ये जो आपने 80 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, आप इसे धीरे धीरे अगले 10 सालों में खर्चा मान के खत्म भी कर देंगे, एक्स्ट्रा खर्चा मान के। 8 लाख रुपीस ज्यादा चार्ज किया ना, करने चाहिए थे 2 लाख, किए हैं 10 लाख, तो 8-8 लाख रुपए करके आप इसे 10 साल में खत्म भी कर देंगे। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि आपको इस साल अपने बुक्स में प्रॉफिट ज्यादा दिखाना होगा, तो आपने इस साल प्रॉफिट दिखा दिया, फिर धीरे धीरे आपने उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, खत्म भी कर दिया। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? तो क्या ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिस ट्रांजेक्शन के थ्रू अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है? यस और नो बताइए। यस सर, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसके थ्रू अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अब बात आ गई कि साहब अगर आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, तो साहब ये बात तो अकाउंटिंग अथॉरिटी भी जानती है, तो क्या उन्होंने इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए कोई रूल बनाए होंगे या नहीं बनाए होंगे? अगर ये मैनिपुलेशन पॉसिबल है तो उस मैनिपुलेशन को रोकने के कुछ रूल्स भी बनाए गए होंगे। तो वो रूल क्या क्या है, उस मैनिपुलेशन को रोकने के वो रूल क्या क्या है? तो एक बात बताइए, चलिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया, आपको ये मैनिपुलेशन रोकना है, तो इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, सोच के बताइए। आपको ये मैनिपुलेशन क्या करना है, आपको ये मैनिपुलेशन रोकना है, तो इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? भाई यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, करंट ईयर में आपने 80 लाख का एक प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, और आगे के 10 इयर्स में आप 8 लाख 8 लाख 8 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा चार्ज कर रहे हैं। मतलब इस साल आपने अपने P&L अकाउंट का प्रॉफिट 80 लाख से बढ़ा दिया, और फ्यूचर में आप हर साल अपना प्रॉफिट 8 लाख 8 लाख 8 लाख रुपीस कम दिखा रहे हैं। ये इस ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम है। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे करेंगे सोच के बताइए। चलिए मान लीजिए ये मेरा जो इस साल का प्रॉफिट है 80 लाख रुपीस का, अगर मैं आपको कह दूं कि आप इस 80 लाख के प्रॉफिट को इस साल अपनी बुक में पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको इस 80 लाख के प्रॉफिट को लीज टर्म में डेफर करना पड़ेगा। जितनी आपके लीज का टर्म है उस टर्म में आपको डेफर करना पड़ेगा। मतलब मुझे हर साल अपनी बुक में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करने को मिलेगा, 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस, कितने सालों तक? 10 इयर्स तक मुझे 8 लाख 8 लाख 8 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड करने को। मतलब मेरा हर साल का प्रॉफिट बढ़ेगा 8 लाख से, दूसरी तरफ मेरा हर साल का डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगा 8 लाख से। 2 लाख तो लगाना ही है, 2 लाख तो पहले भी लगाते हैं, अभी भी लगाना है। तो जितना आपका प्रॉफिट बढ़ा उतना ही आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया। मुझे बताइए क्या आप पहले वाली सिचुएशन में ही आ गए या नहीं आ गए? पहले आप केवल 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते थे, अब आप 10 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाएंगे।
और 8 लाख रुपए की इनकम रिकॉर्ड करेंगे। बताइए दोनों सिचुएशन सेम ही रही है या नहीं रही? तो आपको केवल और केवल क्या करना है, उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर सेल और लीज बैक का ट्रांजेक्शन है, आपने अपनी एसेट को फेयर वैल्यू से ज्यादा पे सेल किया है, तो फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा पे सेल किया है वो होने वाला प्रॉफिट आप अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको उस प्रॉफिट को लीज टर्म में डेफर करना पड़ेगा। ओके, ये होता है साहब सेल एंड लीज बैक का रूल। चलिए, अगर आप लीज बैक किस पे करते हैं, अगर आप लीज बैक करते हैं फाइनेंस लीज पे, ठीक है साहब। अच्छा, एक बात और बताइए, एक बात और बताइए, क्या फेयर वैल्यू से कम पे सेल किया जा सकता है क्या? फेयर वैल्यू से कम पे सेल किया जा सकता है क्या? यस सर, फेयर वैल्यू से कम पे सेल हो सकता है। क्यों हो सकता है फेयर वैल्यू से कम पे सेल? कि साहब फेयर वैल्यू से कम पे सेल हम इसलिए करते हैं कि ऐसा डिफरेंस हो जाए। लेकिन सर फेयर वैल्यू से कम पे, किसी एसेट की फेयर वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, आप उसे सेल दिखा दोगे 10 लाख रुपए में, तो आपको इस साल का 90 लाख का लॉस हो गया। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो इसका मतलब क्या है, यहां भी मैनिपुलेशन हो गया। तो सिंपल सा तरीका है बेटा, अगर आप सेल और लीज बैक करते हैं, वापस लीज पे लेते हैं फाइनेंस लीज पे, तो आपको होने वाले प्रॉफिट और होने वाले लॉस को लीज टर्म में डेफर करना पड़ेगा। बस इतना सा रूल है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। आपके नोट्स में लिखा हुआ है पेज नंबर 67, देखिए पेज नंबर 67 मिल गया सभी को? पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 देखो, हेडिंग लगी हुई है सेल एंड लीज बैक। तो ये कहता है ए सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ असेट बाय वेंडर एंड लीजिंग द सेम असेट बैक टू द वेंडर। मतलब पहले वेंडर असेट सेल करता है और फिर वो असेट वापस लीज पे दे दी जाती है वेंडर को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कहता है इफ सेल एंड लीज बैक इज फाइनेंस लीज, अगर सेल और लीज बैक फाइनेंस लीज है तो क्या होगा? तो ये कहता है एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट से जितना भी ज्यादा। भाई प्रॉफिट और लॉस कब आएगा? मैंने मेरी बुक में लिख रखा है 5 लाख पे सेल किए 50 लाख में, तो प्रॉफिट आ जाएगा 45 लाख का। शुड नॉट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एज प्रॉफिट एंड लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस प्रॉफिट और लॉस को इमीडिएटली पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इट शुड बी डेफर्ड एंड अमोटाइज, डेफर्ड और अमोटाइज का मतलब एक ही होता है, ओवर लीज टर्म इन द प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ लीज एसेट। तो मैंने कहा कि साहब आपको प्रॉफिट हुआ था 80 लाख का, तो इस 80 लाख के प्रॉफिट को जैसे आपने डेप्रिसिएशन बांटा है, आप डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो हर साल 8 लाख का ज्यादा। पहले आप लगाते थे 2 लाख, अब आप लगाओगे 10 साल 10 लाख। तो जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वैसे वैसे आप इस प्रॉफिट को भी बांट दोगे। डन? क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एच लिमिटेड सेल्स मशीनरी, एच लिमिटेड मशीनरी सेल करता है जिसकी WDV है 400 लाख, उस मशीन की WDV है 400 लाख, ₹4 लाख। जिस मशीन की WDV मतलब बुक्स में कितने रुपए पे लिखी हुई है, तो बुक्स में वो मशीन लिखी हुई है 400 लाख पे, आपने उसे सेल किया है 500 लाख, एंड द सेम मशीन वाज लीज्ड बैक टू एच लिमिटेड बाय बी लिमिटेड for 10 years resulting in finance lease. What should be the treatment of profit in the books of seller? तो आप कहोगे in the books of H Limited, solution number 4, in the books of H Limited, profit of ₹100 lakh, in the books of H Limited, profit of ₹100 lakh will not be recognized immediately, immediately रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। Such profit will be deferred in the lease term of 10 years in the proportion of depreciation on such asset। तो उस असेट पे जिस तरह से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसी रेशियो में आप इस 100 लाख के प्रॉफिट को डेफर कर देंगे। जैसे आप कहते हैं कि हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं SLM मेथड से 10 साल में, तो आप इसे भी 10 साल में बांट दो, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, डन। तो जिस प्रपोर्शन में डेप्रिसिएशन आएगा उसी प्रपोर्शन में इसको बांट दिया जाएगा, डन। ऑटोमेटिकली आपका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बेटा कॉन्सेप्ट आता है, अब आपके सामने आता है कि अगर आप उसे ऑपरेटिंग लीज पे वापस लेते हैं, अगर आप उसे ऑपरेटिंग लीज पे वापस लेते हैं तो क्या होगा? मतलब पहले मैं उस असेट का मालिक था, पहले मैं उस असेट का ओनर था, फिर मैंने उसे वापस लीज पे लिया, फाइनेंस लीज पे, तो मैं उसका डीम्ड ओनर बन गया, तो वो तो एक अलग सिचुएशन होगी। अब मैं कहता हूं साहब पहले मैं उस असेट का ओनर था, मैंने वो, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने वो असेट बेच दी और अब मैंने वापस लिया ऑपरेटिंग लीज पे, मतलब अब मैं उस असेट का ओनर नहीं हूं। पहले मैं उस असेट पे डेप्रिसिएशन लगाता था, अब मैं उस असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता साहब, ठीक है। तो अब वो कहता है कि आपने उस असेट को कितने रुपए पे बेचा है? तो मैंने कहा भाई एक बात समझ लो मेरी बुक में उस असेट की बुक वैल्यू मेरे यहां थी मान लो 100 रुपए, बुक वैल्यू मतलब मेरी बुक्स में वो असेट 100 रुपए पे रखी हुई थी और उस असेट की फेयर वैल्यू थी मान लो 90 रुपीज, फेयर वैल्यू थी 90 रुपीज और मैंने उसको सेल किया है मान लीजिए 70 रुपीज। तो पहले तो एक बात बताइए,
यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट और लॉस, ये लॉस तो आपको होना ही है भाई। जिस असेट को आपने अपनी बुक में 100 रुपए पे लिख रखा है और उसकी फेयर वैल्यू 90 रुपीज है, मतलब ये 10 रुपए तो आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया। जिस भी दिन आप इंपेयरमेंट चेक करेंगे आपको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। AS28 हमें कहता है कि साहब आपको इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, यस और नॉट। भाई आपने 100 लिख रखी हो, जिस असेट की फेयर वैल्यू 90 है तो 90 से ज्यादा में तो बिकनी नहीं है। अब वो कहता है साहब जब आदमी को जरूरत होती है ना, जब आदमी को जरूरत होती है, जब आदमी को किसी की जरूरत नहीं होती है तो सब उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो आपके साथ कोई नहीं होता। सब उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज आपको पैसे की जरूरत है, आज आपको पैसे की जरूरत है, आप असेट बेचने गए तो खरीदने वाला कहता है साहब मैं तो 70 दूंगा। उसे पता है इसकी फेयर वैल्यू 90 है, लेकिन उसे यह भी पता है कि आपको जरूरत है। वो कहता है मैं तो 70 दूंगा सर। आप कहते हैं साहब मुझे तो जरूरत थी, मैं 70 में बेचूं या नहीं बेचूं, आप बताइए। आप बेच देंगे या नहीं बेच देंगे? क्या आपकी कोई गलती है? क्या प्राइमा फेशिया 90 जिसकी वैल्यू है उसको अगर फेयर वैल्यू से कम पे बेच दिया जाए तो कोई गुनाह कर दिया गया? वो कहता है मैं बेचने इसीलिए गया था साहब, पैसे चाहिए थे, और जिस दिन आपको जरूरत होती है उस दिन पूरा पैसा कोई नहीं देता। यस और नॉट? मैंने कहा मान लेते हैं आपकी बात, रूल कहता है, एएस कहता है मान लो साहब वो सही कह रहा है, मान लो, लेकिन आपने 70 में बेच दिया, आपने इसको लीज पे वापस ले लिया। अब लीज रेंट कितना बनता है? लीज रेंट जनरली बनता है साहब 20,000 रुपए। लेकिन पता है जिससे आपने लीज पे लिया वो क्या कहता है, आपको यहां पे लॉस हुआ था और इस लॉस की वजह से मैं आपसे लीज रेंट लेता हूं 10,000। मतलब मैं आपका ये जो लॉस है ये लॉस कंपनसेट कर दूंगा लीज रेंट से, ये लॉस कंपनसेट कर दूंगा लीज रेंट से। तो बताइए भाई क्या आज आपको लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप यहां तो कह रहे हो मुझे लॉस हो गया, और फिर उस लॉस को फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट करवा रहे हो। मतलब तो वही हो गया, आज लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो, फ्यूचर में उस लॉस को एडजस्ट कर रहे हो। तो भैया वो कहता है कि अगर आप अपने होने वाले लॉस को फ्यूचर में एडजस्ट करते हो तब तो आप लॉस को रिकॉर्ड बुक्स में नहीं कर सकते, और अगर आप फ्यूचर में एडजस्ट नहीं करते हो तब आप अपनी बुक में लॉस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तब हम मान सकते हैं कि ये आपको एक्चुअल में लॉस है, हुआ है। क्लियर? समझ गए मेरी बात क्या कहना चाहता हूं? ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि अगर आपने असेट को बेचा है फेयर वैल्यू से कम पे तो होने वाले लॉस को आप अपनी बुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो लॉस फ्यूचर के लीज रेंटल में एडजस्ट नहीं होना चाहिए। डन? क्लियर है क्या? ये लो सर, चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, इफ द सेल बैक इज ऑपरेटिंग लीज, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, इफ द सेल बैक इज ऑपरेटिंग लीज, अगर सेल बैक ऑपरेटिंग लीज हो, एनी प्रॉफिट और लॉस arising out the transaction is recognized immediately if the sale price is equal to fair value। अगर आपने असेट को 90 में बेचा होता
फेयर वैल्यू के ऊपर ही सेल किया है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं होती। मार्केट वैल्यू भी 90 रुपए, आपने भी 90 में बेचा है, क्या हम किसी को बाइंड कर सकते हैं? आप सेल नहीं कर सकते। वो कहता है साहब मेरी चीज है, मार्केट रेट पे बेची है, आप चाहे तो जाके पूछ लो मैंने मार्केट रेट पे बेच के कोई गुनाह किया है क्या? कोई गुनाह नहीं किया। तो साहब अगर आपका सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है तो होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आप इमीडिएटली अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए साहब फिर बोलता है अगर सेल प्राइस बिलो फेयर वैल्यू, सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम, मतलब सेल प्राइस है 70 और मान लीजिए बुक वैल्यू 50 रुपए थी, वो असेट आपने बहुत पहले खरीदी थी, 50 रुपए की खरीद रखी थी, आज के दिन उसकी फेयर वैल्यू है 90 और आप बेच रहे हो 70 में, मतलब फेयर वैल्यू से कुछ कम पे, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा के आपने कोई गुनाह किया है? क्या कोई साबित कर सकता है आपने गलत किया है? नहीं कर सकता। 50 रुपए की चीज है, मार्केट में रेट चल रहा है 90, लेकिन अगर मेरी 70 में बिक रही है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं 20 रुपए कमा के ही बेच रहा हूं। ठीक है, क्या दिक्कत है? मैं जल्दी बेचने के लिए, प्रॉफिट की अपने सेटिस्फेक्शन की वजह से अगर मैं उसे 70 में बेचता हूं कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 रुपए का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकता हूं। फिर वो कहता है कि लॉस, अगर लॉस होता है जैसे हमने अभी बोला कि मान लीजिए इसकी बुक वैल्यू होती है 80 रुपए, फेयर वैल्यू है 90 और आपने सेल की है 70 में, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये 10 रुपए का लॉस आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन केवल एक कंडीशन में। कंडीशन क्या है साहब? ये 10 रुपए का लॉस फ्यूचर के लीज रेंटल में एडजस्ट नहीं होना चाहिए, यही बात लिखी हुई है। इफ कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द सेल वैल्यू, रिकॉग्नाइज लॉस इमीडिएटली provided such loss is not compensated by future lease payment, कंपनसेट नहीं होना चाहिए। फिर कहता है लॉस हो रहा है और वो फ्यूचर में कंपनसेट भी हो रहा है, तो भैया जैसे जैसे आप उसे कंपनसेट कर रहे हो वैसे वैसे उस लॉस को अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेना। जैसे लॉस हुआ है 10 रुपए का, लीज रेंट में कंपनसेट कर रहे हो 2 रुपए, तो 2 रुपए के लॉस कंपनसेट करो, 2 रुपए का ये लॉस रिकॉर्ड कर लो। 2 रुपए का कंपनसेशन, 2 रुपए का लॉस। तो जैसे जैसे आप कंपनसेट कर रहे हो वैसे वैसे आप अपने इस लॉस को बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेफर कर दीजिए। ये तो हो गया साहब अगर आपकी आपकी सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है। अगर सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर होती तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अगर सेल प्राइस फेयर वैल्यू के बराबर है तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, कहीं सोचने की जरूरत नहीं। सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, प्रॉफिट हो रहा है, इमीडिएटली रिकॉर्ड। लॉस हो रहा है, इमीडिएटली रिकॉर्ड, लेकिन वो लॉस फ्यूचर में कंपनसेट नहीं होना चाहिए। तो तीन ही बात हुई, अगर फेयर वैल्यू बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, फेयर वैल्यू कम है कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर फेयर वैल्यू कम है और लॉस हो रहा है तो आप ध्यान रखना वो लॉस फ्यूचर में कंपनसेट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनसेट हो रहा है तो डेफर कर। क्लियर? तो फेयर वैल्यू के बराबर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, फेयर वैल्यू से कम का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। क्या दोनों कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात आती है अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे हो, अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे हो, जैसे मैं कहता हूं साहब मेरी बुक वैल्यू है 100 रुपए, फेयर वैल्यू है 120 रुपए और सेल प्राइस है साहब 140 रुपीज, सॉरी 150 रुपीज, तो साहब आपको प्रॉफिट कितने का हो गया? आपकी बुक में लिखा हुआ है 100, बेच रहे हो 150, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 150 माइनस 100, आपको प्रॉफिट हो गया 50 रुपए। क्या करेंगे आप?
तो बोले बुक वैल्यू से लेके फेयर वैल्यू तक अगर आप 120 रुपए में बेचते तो किसी को दिक्कत होती क्या? 100 रुपए आपकी बुक में लिखा हुआ था लेकिन फेयर वैल्यू 120 है और आप 120 में ही सेल कर रहे थे, तो क्या किसी को कोई दिक्कत होती? नहीं होती। तो आप इस प्रॉफिट को तो P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं इमीडिएटली। लेकिन ये वाले जो 30 रुपए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको डेफर करना पड़ेगा लीज टर्म में। आप इसे धीरे धीरे बांट सकते हैं क्योंकि फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है मतलब गड़बड़ है भैया। मार्केट प्राइस से ज्यादा में कोई आपसे असेट खरीद रहा है। अब ज्यादा में तो कौन काम करता है? जिसे उस असेट की बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब वो आपको आपसे खरीद के आपको ही वापस लीज में भी दे रहे हैं, मतलब उसे तो कोई जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब तो सिंपली समझ में आता है इस ट्रांजेक्शन में कोई गड़बड़। तो हम आपको ये फेयर वैल्यू से ज्यादा वाला प्रॉफिट तुरंत रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, आप इसे लीज टर्म में बांट दीजिए। डन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेल प्राइस अबव फेयर वैल्यू। ये कहता है इफ कैरिंग अमाउंट इक्वल टू फेयर वैल्यू रिजल्ट इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को बांट दीजिए लीज टर्म में। अब मैं ये कहता, मान लीजिए फेयर वैल्यू भी 100 रुपए होती, फेयर वैल्यू भी 100 रुपए होती, तो इस पूरे 50 रुपए के प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता? डेफर कर दिया जाता। अगर फेयर वैल्यू 120 रुपए, तो 100 से 120 तक के प्रॉफिट को तो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लीजिए और बचे हुए 30 रुपए को क्या कर दीजिए? डेफर कर दीजिए। तो ये कहता है कि साहब इस कैरिंग अमाउंट लेस देन फेयर वैल्यू द प्रॉफिट अमोटाइज, इतना प्रॉफिट तो अमोटाइज कर दीजिए और बैलेंस को इमीडिएटली, ये 20 रुपए को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है। तो कल इसका एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको एक बार पढ़ने का ट्राई करेंगे। कल हम ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लास में करेंगे डिटेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वो कल की क्लास में करेंगे। ओके, इसको समझना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी अचानक से एज इट इज पूछ लिया जाता। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।